Hello, welcome to all of you in this lecture of Computer Science Part 11th. आज इस लेक्चर में हम देखेंगे रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस। गवर्नेंस में रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी क्या है? तो रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस इस लेक्चर में तो हम पढ़ लेंगे। इसके अलावा हम पढ़ लेंगे असेंबलर्स, इंटरप्रेटर्स एंड कंपाइलर्स, हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड लो लेवल लैंग्वेजेस, डिफरेंट वर्जन्स ऑफ विंडोज़। ये एडिशनली मैंने इंक्लूड किए हैं क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है मैन सॉफ्टवेयर से। तो जब इनसे कोई क्वेश्चंस आता है तो कैंडिडेट्स को लग रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, मगर आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है, ये इंटरलिंक्ड होता है मैन सॉफ्टवेयर से। तो मैंने ये ज़रूरी समझा यहाँ कि आपको इनके थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको इससे भी इन चीज़ों के बारे में आपको बता दूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस। गवर्नेंस में रोल ऑफ टेक्नोलॉजी का क्या मतलब रोल क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल गवर्नेंस में क्या है। पहले हम देखते हैं कि एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी। एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी अगर इसकी तरफ हम देखेंगे कि आज हम गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं, जो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ हैं, प्लान्स हैं, या जो भी गवर्नमेंट के काम हैं, वो हम आज ऑनलाइन विद इन डेज पहुँचते हैं। उनकी इंफॉर्मेशन क्या हुआ क्या न हुआ, तो हमें क्या करना है इसके बारे में, गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, गवर्नमेंट सर्विस के बारे में, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स प्लान्स के बारे में। तो अगर हम यहाँ देख लेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीमलाइंस गवर्नमेंट प्रोसेसेस। जो गवर्नमेंट प्रोसेस थे वो स्ट्रीमलाइन हो गए अब किसकी मदद से? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से। एनेबलिंग एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। इसकी मदद से आप लोगों तक रसाई बहुत अच्छी तरह से पहुंच रही है। एंड रिड्यूसिंग ब्यूरोक्रेटिक डिलेज। जो बीच में बहुत डिले रहता है, मैंने किसी ऑफिस में अपनी फ़ाइल सबमिट किया है, फिर उसको बहुत टाइम के बाद कोई फिर उठाता है, फिर बहुत टाइम हो जाता है उसको प्रोसेस होने में। अब इतना टाइम नहीं लग रहा है कि इसके मदद से, इस रो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से अब जो ब्यूरोक्रेटिक डिले जो था ये कम होता जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। IT tools enhance transparency by providing citizens with access to information। अब आप किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या किसी गवर्नमेंट काम के बारे में कुछ जानना चाहते हो कि कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या कब होने वाला है, कब किन के लिए है, ये इंफॉर्मेशन आप एक्सेस कर सकते हो आप थ्रू IT टूल्स, थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फोस्टरिंग अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट एक्शंस एंड डिसीजन मेकिंग। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट एक्शंस, गवर्नमेंट काम काज में और गवर्नमेंट के जो फैसले हैं इसमें अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है। किससे? IT की मदद से। ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी facilitates the implementation of e-government initiatives, allowing citizens to interact with government services online, promoting accessibility। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये अब बहुत हमें मदद देता है किसके बारे में? जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये अब हमें बहुत मदद करते हैं किसके बारे में? ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में। गवर्नमेंट ने अब ई इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। हर एक सेक्टर में ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। आज आज आप हर एक काम ऑनलाइन कर सकते हो, तो आप घर बैठे अपना काम कर सकते हो। इससे क्या होता है? allowing citizens to interact with government services online, promoting accessibility। Data management and analysis।
IT plays a crucial role in managing and analyzing vast amounts of government data. तो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारा जो ये डाटा होता है, इंफॉर्मेशन होता है, उसको मैनेज करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए आईटी का बहुत बड़ा रोल है। हमारे पास बहुत सारा मतलब डाटा है, पता नहीं कौन 60 के ऊपर है या 18 के नीचे है, तो बहुत अगर हम मैनुअली उसको कर लेंगे तो बहुत टाइम लग सकता है, मगर आईटी के मदद से विद इन मिनट्स ये हो सकता है, हो जाता है। तो it also aiding in evidence based policy making and strategic planning. तो इससे और मदद ये मिलता है कि जो हम पॉलिसी बनाते हैं या कोई प्लान बनाते हैं तो एक्यूरेट डाटा पर बनती है। जो भी प्लान बनता है, जो भी पॉलिसी बनती है, अब एक्यूरेट डाटा पर बनते हैं, क्योंकि इसमें कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं है जब आईटी मैनेज और एनालाइज ये गवर्नमेंट डाटा करता है। Communication and collaboration. IT tools improve communication and collaboration within the government agencies, fostering seamless information sharing for better coordination. जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज है उनके आपस में मेल जोल, उनके आपस में कम्युनिकेशन बढ़ाना, सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना, तो ये भी आईटी का रोल है। तो उससे क्या होता है, उससे बेटर कोऑर्डिनेशन उनमें बनती है। Cyber security measures. Information technology is vital for implementing robust cyber security measures to safeguard government systems and data from cyber threats. हमने डेटाबेसेस बनाए हैं, गवर्नमेंट डाटा के डेटाबेसेस बनाए हैं गवर्नमेंट सिस्टम से। हमारे पास डाटा है, हमारे पास बहुत वाइटल डाटा है, उसको बचाने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी मेजर्स की ज़रूरत है। तो ये साइबर सिक्योरिटी मेजर्स भी कौन प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. IT contributes to the development of digital infrastructure, ensuring connectivity and accessibility to government services in remote areas. गाँव देहात में वो लोग, उनको 1 दिन 2 दिन या 7 दिन उनको रसाई नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर्स तक, गवर्नमेंट सर्विस तक। तो इससे आप गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, वो आप गाँव में उन्होंने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की है। वहाँ जो कॉमन लोग हैं, आम लोग हैं, वो आप इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद लेकर गवर्नमेंट कामों में हिस्सा लेते हैं। कौन लोग, जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, जो दूर दराज रहते हैं, जो मतलब आम तौर पर मेन टाउन्स, मेन सिटीज़ से कनेक्ट नहीं होते हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की है और कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ई गवर्नेंस जिसको हम कहते हैं। IT enables the transition to electronic governance, transforming manual processes into automated systems for increased efficiency. जो IT है, इसने गवर्नेंस को ट्रांजिशन किया है, मतलब ट्रांसफ़र किया उसको प्रोसेस, जो अब पहले मैनुअल प्रोसेस हो रही थी, अब ये ऑटोमेटेड सिस्टम्स खुद कर रहे हैं। जैसे किसी आदमी को लगाया गया है किसी ऑफिस में ये काम करना, ये काम करना, फिर वो फाइल्स को देख रहा था, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसमें बहुत सारा टाइम ज़ाया हो रहा था। अब ऑटोमेटेड सिस्टम्स आ गए, उन पर जब ये फाइल्स, इंफॉर्मेशन फाइल्स, ये डॉक्यूमेंट्स फाइल्स, ये डाटा फाइल्स पहुंच जाते हैं, वो खुद इसको एनालाइज करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो खुद ये काम निपटाते हैं। जो लोग जो कौन करते थे पहले, वो जो पर्सनस खुद करते थे, जो मैनुअल प्रोसेस से हो रहे थे, तो इससे क्या हुआ, इससे इंक्रीज्ड एफिशिएंसी हो गई पैदा, किसमें, किसमें, गवर्नमेंट प्रोसेस में, गवर्नेंस में एफिशिएंसी पैदा हो गई, किससे, IT की बदौलत से। जब ये मैनुअल प्रोसेस ट्रांसफ़र हो गए किसमें, ऑटोमेटेड सिस्टम्स में। अब हम देखेंगे सिटीजन एंगेजमेंट।
किस तरह आईटी ने रोल किया किस में, सिटीजन एंगेज करने में गवर्नमेंट सेक्टर्स के साथ। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स facilitate citizen engagement through online forums, surveys, and social media, enhancing public participation in decision making. तो पब्लिक पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग में बहुत ज़रूरी है। तो अब गवर्नमेंट में क्या किया, सिटीज़न को एंगेज करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म्स और सर्वेज और सोशल मीडिया से फीडबैक मांगा है या सजेशन मांग रहे हैं या अपने ओपिनियंस मांग रहे हैं लोगों से, क्या करना है फलानी जगह, ये किसी जगह ये प्रोजेक्ट बनाना है, किसी जगह पुल बनाना है, किसी जगह स्कूल बनाना है, आपकी क्या राय है, कैसे रहेगा। तो सोशल मीडिया के ज़रिए, सर्वेज़ के ऑनलाइन सर्वे के ज़रिए, ऑनलाइन फॉर्म्स के ज़रिए पब्लिक से ये इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, फिर उसी के मुताबिक डिसीजन बनाकर पॉलिसीज़ और प्लान्स बनते हैं। Strategic planning and monitoring. IT tools aid governments in strategic planning and continuous monitoring of policies and programs, enabling timely adjustment for better outcomes. अब गवर्नमेंट ने प्लान्स बनाए हैं और गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई हैं। अब इन पॉलिसीज़, इन प्लान्स के तहत प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। ये पुल्स बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं। इनको देखने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए अब गवर्नमेंट आईटी का इस्तेमाल कर रहे हैं थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, थ्रू ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड अदर सच थिंग्स आर गवर्नमेंट यूजिंग फॉर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। अब हम देखेंगे ये असेंबलर्स, इंटरप्रेटर्स एंड कंपाइलर्स क्या होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक्चुअली ये तीनों के तीनों सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं। तो जो हमारा जो डेवलपर्स हैं उनका इस्तेमाल वो ये इस्तेमाल करते हैं, उनके इस्तेमाल में ये होते हैं। पहले हम देखते हैं असेंबलर। Translates assembly language code into machine code or an equivalent binary representation. असेंबलर का काम क्या होता है, ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ये जो असेंबली लैंग्वेज जो होती है, ये एक लैंग्वेज है, जैसे जावा है इसी तरह असेंबली लैंग्वेज है, मगर ये इन बिटवीन पड़ती है किस, मशीन एंड ह्यूमन। ये मशीन है, हमारा कंप्यूटर है, ये ह्यूमन है, ठीक है ना, ये ह्यूमन है। असेंबली लैंग्वेज यहाँ पर आती है, ये ह्यूमन डेवलप करती है, ह्यूमन लिखता है ये लैंग्वेज। किसमें, असेंबली लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखता है तो ये फिर कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने के लिए असेंबलर का काम है। असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम, असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने के लिए असेंबलर का काम है। तो असेंबलर का काम क्या है, ट्रांसलेट्स असेंबली लैंग्वेज कोड प्रोग्राम इनटू मशीन कोड, कंप्यूटर जो समझ सके, आर एन इक्विवेलेंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। ये हुआ असेंबलर का काम, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, इट ट्रांसलेट्स असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू मशीन कोड। अब हम देखेंगे इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है, एग्जीक्यूट सोर्स कोड डायरेक्टली, ट्रांसलेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इट लाइन बाय लाइन विदाउट जनरेटिंग ए सेपरेट एग्जीक्यूटेबल। इंटरप्रेटर क्या होता है, ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो सोर्स कोड को डायरेक्टली क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, बट रिमेंबर इट एग्जीक्यूट्स लाइन बाय लाइन। इस पर क्वेश्चन आता है और आएगा भी आगे एग्जामों में, विदाउट जनरेटिंग ए सेपरेट एग्जीक्यूटेबल, ठीक है ना। इंटरप्रेटर बीच में होता है, कोई भी हाई लेवल में हमने प्रोग्राम लिखा है जावा में, सी में या C++ में, तो उसको
मशीन कोड में एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करता है, ये ट्रांसलेट करता है उस सोर्स कोड को मशीन कोड में लाइन बाय लाइन, ठीक है ना, लाइन बाय लाइन। सोर्स कोड क्या होता है, जिस लैंग्वेज में हमने प्रोग्राम लिखा है वो प्रोग्राम बनता है सोर्स कोड। मिसाल के तौर पर हमारे पास जावा एक लैंग्वेज है, उस जावा में मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, ये बन गया सोर्स कोड। अब इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेटर इस सोर्स कोड को, इस जावा में लिखा गया प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट करेगा, मशीन कोड में, जो मशीन को समझ आएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब हम कंपाइलर को देखेंगे। कंपाइलर क्या चीज़ है, ट्रांसलेट्स हाई लेवल सोर्स कोड, ट्रांसलेट्स हाई लेवल source code into machine code or an intermediate code generating a stand-alone executable। कंपाइलर का काम क्या है, इट ट्रांसलेट्स, इट कन्वर्ट्स हाई लेवल सोर्स कोड, जो लैंग्वेजों में, जो कंप्यूटर के लैंग्वेजों में लिखा गया कोड होता है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है। और एन इंटरमीडिएट कोड या तो वो इंटरमीडिएट कोड में ही रखता है, असेंबली लैंग्वेज कोड की सूरत में रखता है, फिर असेंबलर उसको क्या करता है, मशीन कोड में एग्जीक्यूट करता है। जनरेटिंग ए स्टैंड अलोन एग्जीक्यूटेबल, ये जो ये काम करता है कंपाइलर, ये किसी के मदद से नहीं करता है, ये इंडिपेंडेंटली ही करता है। कंप्यूटर को इसको या किसी और को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, या जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं हमें कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखने के लिए, उनमें लाइब्रेरीज होते हैं, कोड के फंक्शंस के लाइब्रेरीज होते हैं, कोड्स के लाइब्रेरीज होते हैं। ये जो बाकी जो चीज़ें हैं जो उन लाइब्रेरी को यूज़ करते काम करते हैं, मगर जो कंपाइलर है ये स्टैंड अलोन एग्जीक्यूटेबल है, ये इंडिपेंडेंटली ये काम करता है, ये किसी की मदद नहीं लेता है। ट्रांसलेट्स हाई लेवल सोर्स कोड इनटू मशीन कोड और एन इंटरमीडिएट कोड जनरेटिंग एट स्टैंड अलोन एग्जीक्यूटेबल। तो ये चीज़ें आप याद रखो, मैं आपको ताकीद करता हूँ इन पर क्वेश्चन आता है। तो अब हम देखेंगे ये लो लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होते हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट आर क्लोजर टू मशीन कोड एंड हार्डवेयर। जो ये लो लेवल लैंग्वेजेस होते हैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ही होते हैं, बट दे आर क्लोजर टू मशीन कोड एंड हार्डवेयर, जो हार्डवेयर को समझ आते हैं, जो हमारे माउस हमारे CPU को समझ आती है लैंग्वेज, वो किस में आती है, लो लेवल लैंग्वेज में। दे प्रोवाइड मिनिमल एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम ए कंप्यूटर्स आर्किटेक्चर एंड हैव ए वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस विद द हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन सेट। जो हार्डवेयर का अपना इंस्ट्रक्शन सेट होता है उसके साथ उसका वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, किसका, लो लेवल का। ये हार्डवेयर जो होता है, हार्डवेयर और कंप्यूटर का आर्किटेक्चर जो होता है, तो ये इसके क्लोज में होता है। जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर ये उसको अंडरस्टैंड ईजिली करता है, किसको, मशीन कोड को। तो इसके कुछ खासियत हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो लो लेवल लैंग्वेजेस जो हैं, दिस आर क्लोज टू हार्डवेयर, डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स द हार्डवेयर आर्किटेक्चर। इससे हमें पता चलता है कि जो कंप्यूटर है इसमें कौन सा आर्किटेक्चर यूज़ किया गया है, आर्किटेक्चर यूज़ किया गया है। लिमिटेड एब्स्ट्रैक्शन, इंस्ट्रक्शंस क्लोजली टाइड टू मशीन इंस्ट्रक्शंस, जो मशीन के अपने इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो क्लोजली उनके मिलते जुलते होंगे, एक जैसे होते हैं। डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन्स, राइटिंग प्रोग्राम्स इन लो लेवल लैंग्वेजेस कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड टीडियस। जो ह्यूमन्स होते हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल काम है इस लैंग्वेज में क्या करना, प्रोग्राम लिखना। इसलिए पहले हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे जाते हैं, फिर लो लेवल में वो कन्वर्ट किए जाते हैं, किसके ज़रिए, इंटरप्रेटर के ज़रिए, असेंबलर के ज़रिए। तो अगर हम लो लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल लेंगे, इसमें आता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स, मशीन लैंग्वेजेस। मशीन लैंग्वेजेस में ह्यूमन्स का लिखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये खाली 0 एंड 1 में लिखना ये प्रोग्राम, तो इस ह्यूमन्स के लिए बहुत कम्प्लेक्स है, बहुत टेडियस है, बहुत मुश्किल है।
तो असेंबली लैंग्वेज में ह्यूमंस लिख सकते हैं प्रोग्राम, तो फिर असेंबली लैंग्वेज से मशीन कोड में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रांसलेट हो जाते हैं किसके द्वारा, असेंबलर के द्वारा, जो हमने अभी पढ़ा है। अब हम देखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस designed to more user friendly and abstracted from the hardware. They provide higher level abstractions and are easier for humans to read and write. ये जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं तो ये यूज़र फ्रेंडली हैं एंड एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम हार्डवेयर। ये हार्डवेयर को समझ नहीं आते हैं बल्कि हार्डवेयर से दूर हैं ये, तो हार्डवेयर तक पहुँचते पहुँचते उनको ट्रांसलेट होना पड़ता है किसके द्वारा, असेंबलर इंटरप्रेटर के द्वारा। दे प्रोवाइड हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन एंड आर ईजियर फॉर ह्यूमन्स टू रीड एंड राइट। ह्यूमन्स अच्छी तरह उनको मतलब पढ़ भी सकते हैं और इनमें प्रोग्राम्स लिख भी सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एब्स्ट्रैक्शन अगर देखेंगे हम, provides high level constructs making it easier to express concepts। तो इसका जो constructs, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है ये हाई लेवल है, ह्यूमन्स उसको अंडरस्टैंड कर पाता है, ये जीरो एंड वनस में नहीं है। पोर्टेबिलिटी, प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर जनरली मोर पोर्टेबल अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। जब हम किसी हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो ये इसकी जो पोर्टेबिलिटी है इट इज़ वेरी हाई because we can transfer it to different platforms, different operating systems can understand it, different IDEs, integrated development environments can adjust it and can allow it to operate. Ease of use, designed to be more readable and writable, reducing the complexity of programming। तो जो ये हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं ये ईज़ ऑफ यूज़ हैं, मगर जो लो लेवल लैंग्वेज जो है वो रीडेबल नहीं है, वो राइटेबल नहीं है रीडेबल एंड राइटेबल बट वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लेक्स एंड टीडियस। तो जो ये हाई लेवल लैंग्वेज हैं ये ईज़ ऑफ यूज़ है, दे आर रीडेबल, दे आर राइटेबल एंड सो दे रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्रामिंग। एग्जाम्पल्स हैं पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस एंड सो ऑन। अगर हम विंडोज़ की बात करेंगे, अगर हम विंडोज़ वर्जन्स की बात करेंगे तो विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है कंप्यूटर सिस्टम्स में, तो इसलिए मैंने इंक्लूड किया यहाँ इसके कुछ खास फीचर्स, इसके कुछ खास वर्जन्स। विंडोज़ 1.0 1985 में आया, विंडोज़ 1.0 1985 में आया। इसके खास कुछ फीचर्स हैं, बेसिक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, MS-DOS, DOS स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एग्जीक्यूटिव पैड एंड नोट पैड भी इसके कुछ खास फीचर्स थे किसके, विंडोज़ 1.0 जो कि 1985 में आया। विंडोज़ 3.0 1990 में आया। इसके कुछ खास फीचर्स जो थे, इम्प्रूव्ड GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, प्रोग्राम मैनेजर उसमें था, फाइल मैनेजर, सपोर्ट फॉर मल्टीटास्किंग, ये किसके फीचर्स थे, 1990 जो विंडोज़ आ गया 3.0। विंडो 95 में आया। फंक्शंस उसके थे या उसके खास फीचर्स, स्टार्ट मेन्यू उसमें शुरू हो गया, टास्क बार, प्लग एंड प्ले, 32 बिट आर्किटेक्चर प्रोसेसर को ये सपोर्ट करता था। विंडोज 1998 में ये आ गया। फंक्शंस उसके थे, इंटीग्रेशन विद इंटरनेट, इम्प्रूव्ड हार्डवेयर सपोर्ट। 1998 में विंडोज़ 98 आ गया। इसके खास फीचर जो थे, इंटीग्रेशन विद इंटरनेट एंड इम्प्रूव्ड हार्डवेयर सपोर्ट। विंडोज़ 2000 में आ गया, एनहेंस्ड स्टेबिलिटी, एक्टिव डायरेक्टरी सपोर्ट, एंटी-FS फाइल सिस्टम। विंडोज़ XP,
कब आ गया विंडोज़ XP? 2001 में। XP कब आ गया? 2001 में। Redesigned UI यूज़र इंटरफेस, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, सिस्टम रेस्टोर। इसमें फंक्शन आ गई सिस्टम रेस्टोर। अब XP के ज़रिए हम सिस्टम को रेस्टोर कर सकते थे। कब से? विंडोज़ XP जब से बाजार में आ गया। विंडोज़ विस्टा 2007 में। एरो इंटरफेस enhances security features, यूज़र अकाउंट कंट्रोल, UAC यूज़र अकाउंट कंट्रोल। ये कुछ खास फीचर्स थे इस विंडोज़ के। विंडोज़ 7 2009 में आ गया, लेकिन 9 में। विंडोज़ 7 2009 में आ गया। टास्क बार इम्प्रूवमेंट्स, लाइब्रेरीज, एनहांस्ड परफॉर्मेंस, ये इंक्लूड किए गए विंडोज़ 7 में, जो कि 2009 में आ गया। विंडोज़ 8 2012 and some important features of Windows 8 are Metro user interface, start screen, emphasis on touch interface. Windows 8.1 2013 में आ गया। Return of the start button, improved personalization. Windows 10 2015 में आ गया। 10 2010 में नहीं आ गया, ये कंफ्यूजिंग है। विंडोज़ 10 2015 में आ गया। कुछ खास फीचर्स इसके: यूनिफाइड इंटरफेस, कॉर्टेना, वर्चुअल डेस्कटॉप्स, कंटिन्यूस अपडेट्स। विंडोज़ 11 2021 में आ गया। इम्पॉर्टेंट redesigned start menu, सेंटर्ड टास्क बार को सेंटर में लाया गया। इम्प्रूव्ड विंडो मैनेजमेंट, ये उसके कुछ खास फीचर थे। दिस वाज लास्ट लेक्चर ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो आगे हम टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। तो हमने पहले 5 जो लेक्चर्स थे वो इन पर अपलोड किए, और जो 5 लेक्चर्स थे, 6 लेक्चर्स, वो इन पर अपलोड किए। तो आज हमने कंप्यूटर साइंस का सिलेबस ख़त्म किया। अब हम टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। तो मेरा यही कहना है, अब बहुत मेहनत लगती है ऐसी कंटेंट तैयार करने में। सब्सक्राइब ज़रूर करना। स्टे ब्लेस्ड। एक बार फिर मैं कहता हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे हम देखेंगे सोशियोलॉजी को और जनरल साइंस को भी, तो उसके बाद बाकी सेक्शंस को देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब ज़रूर करना।